कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां इंसानों की सभ्यता लगभग मिट चुकी है। बस गिने चुने लोग ही किसी तरह जिंदा बचे हैं। ग्रह पर हरियाली लगभग गायब हो चुकी है। पेड़ पौधे मानो इतिहास बन गए हों। पानी जो कभी जीवन का आधार था, अब सबसे कीमती और दुर्लभ चीज बन चुका है। बचा खुचा थोड़ा सा पानी पाने के लिए लोग जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कई लोग जीवित रहने के लिए इंसानी खून तक निकालकर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कहते हैं जब इंसान अपनी इंसानियत खो दे तो वह किसी भी जानवर से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इस दुनिया में इंसान कितना नीचे गिर सकता है, ये बात आज की कहानी आपको साफ दिखा देगी। आज जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वह इतनी दमदार है कि इसे 6 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। IMDb पर 8.1 रेटिंग वाली यह फिल्म एक शानदार मास्टरपीस मानी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मूवी क्लैरिटी और आज हम बात कर रहे हैं मैड मैक्स फ्यूरी रोड के बारे में। फिल्म की शुरुआत होती है एक बंजर, सूखे और मौत जैसे शांत वातावरण से। चारों तरफ सिर्फ धूल, रेत और वीरानी। साफ समझ आता है कि किसी बड़े विनाश ने इस दुनिया को इस हाल में पहुंचाया है। मानव सभ्यता लगभग खत्म हो चुकी है। हम देखते हैं एक अकेला शख्स, मैक्स। कभी वह पुलिस ऑफिसर था, लेकिन अब बर्बाद हो चुकी ऑस्ट्रेलिया की इस सुनसान धरती पर भटक रहा है। मैक्स के मन में बार बार उसकी पत्नी और बच्चे की यादें कौंधती हैं, जिन्हें वह खो चुका है। अचानक कुछ वाहन उसकी ओर तेजी से बढ़ते दिखाई देते हैं। मैक्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन यह घातक गिरोह उसे पकड़ लेता है और कैद करके एक किले नुमा जगह सिटाडेल में ले जाता है। इस जगह और पूरी सेना का मालिक है इमोर्टन जो, एक क्रूर शासक जिसके सामने किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। इमोर्टन जो अपने इलाके के लोगों को इंसान नहीं बल्कि गुलाम से भी बदतर समझकर रखता था। उसकी सेना और उसके अनुयायी एक अजीब बीमारी से जूझ रहे थे, ऐसी बीमारी जिसमें उन्हें बार बार ताजा खून की जरूरत पड़ती थी। खुद जॉ का शरीर बीमारियों से इतना बिगड़ चुका था कि उसका चेहरा किसी राक्षस जैसा दिखाई देता था। सांस लेने के लिए उसे हमेशा एक भारी भरकम मास्क पहनना पड़ता था। इसी वजह से जब लोग मैक्स को पकड़कर लाए तो उसे तुरंत ब्लड बैग यानी खून देने वाला बंदा घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था। वैसे जॉ के राज्य में आम लोगों का जीवन नरक से कम नहीं था। पानी, खाना सब जॉ के कंट्रोल में। वह कभी कभी अपने टॉवर के ऊपर से थोड़ा सा पानी नीचे छोड़ देता, जैसे किसी को दया दिखा रहा हो। लोग उस बूंद बूंद पानी के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। इस दुनिया में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती था और प्यासा इंसान कुछ भी कर सकता था। जॉ की सबसे भरोसेमंद योद्धा थी फ्यूरियोसा। एक दिन जॉ उसे अपने विशाल वार ट्रक के साथ गैस टाउन भेजता है, तेल लाने के मिशन पर। उसके साथ एक पूरा युद्ध दस्ते जैसा काफिला भी चलता है। लेकिन रास्ते में अचानक फ्यूरियोसा गाड़ी का रूट बदल देती है। पश्चिम की जगह सीधे पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है। उसके सैनिक हैरान जरूर होते हैं, लेकिन वे आदेशों का पालन करते हुए उसके पीछे चल देते हैं। जॉ को जब इसकी खबर मिलती है तो वह तुरंत अपने निजी कक्ष की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसकी 5 बीवियां सब गायब। जी हां, जॉ की 5 पत्नियां थीं और उनका एक ही मकसद, उसके लिए बच्चे पैदा करना। जॉ को तुरंत समझ आ जाता है कि फ्यूरियोसा उसकी पत्नियों को लेकर फरार हो चुकी है और फिर शुरू होने वाला था एक ऐसा पीछा जो इस बर्बाद दुनिया में किसी तूफान से कम नहीं। फ्यूरियोसा के साथ गद्दारी की खबर सुनकर इमोर्टन जॉ भड़क उठता है। जॉ के सैनिक अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे। उनमें से एक था नक्स। वह भी गंभीर बीमारी से पीड़ित था, इसलिए वह लगातार मैक्स के शरीर से खून लेकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता था। नक्स को पूरा विश्वास था कि अगर वह जॉ की 5 पत्नियों को वापस ले आए तो उसे युद्ध नायक की तरह सम्मान मिलेगा। इसी जुनून में उसने मैक्स को गाड़ी के आगे बांध दिया ताकि चलते चलते भी खून लेना जारी रहे। मैक्स के चेहरे पर एक भारी लोहे का मास्क चढ़ा था और वह जान बचाने के लिए छटपटा रहा था। उधर नक्स और उसका काफिला तेज रफ्तार से फ्यूरियोसा के ट्रक के पीछे पहुंच जाते हैं, पर फ्यूरियोसा बेहद चतुराई से दुश्मन की ज्यादातर गाड़ियों को धूल चटा देती है। इसके बाद वह अपने विशाल ट्रक को सीधे एक भयानक रेत तूफान के बीच घुसा देती है। इतना बड़ा तूफान कि वहां इंसान तो दूर, वाहन भी गायब हो जाए। इस उग्र रेतीले बवंडर में कई सैनिक मारे जाते हैं। मैक्स की जंजीरें कुछ हद तक ढीली पड़ जाती हैं, लेकिन उसका हाथ अभी भी नक्स से बंधा हुआ था। नक्स, जो आधा पागल जैसा था, सोचता है कि इस मौके पर खुद को विस्फोट करके उड़ा दे ताकि जॉ के लिए बलिदान दे सके। अब सवाल है, नक्स क्यों खुद को उड़ाना चाहता था? क्योंकि उसकी दुनिया में बलिदान देना ही सबसे बड़ा सम्मान था और वह मरकर जॉ का प्रिय योद्धा बनना चाहता था। तूफान में टकराव इतना तेज होता है कि फ्यूरियोसा का ट्रक भारी नुकसान झेलता है। इसी बीच नक्स की गाड़ी फ्यूरियोसा के वाहन से भिड़कर चकनाचूर हो जाती है। तूफान शांत होने के बाद
मैक्स धीरे धीरे होश में आता है। आंखें खुलते ही देखता है कि वह अभी भी बेहोश पड़े नक्स के साथ जंजीर में जकड़ा हुआ है। वह किसी तरह नक्स को खींचते हुए फ्यूरियोसा के टूटे फूटे ट्रक तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर मैक्स हैरान रह जाता है। फ्यूरियोसा के साथ 5 युवा महिलाएं मौजूद थीं। उनके नाम थे आंगारैड, टोस्ट, कैपेबल, सैडी और डैग। इनमें से आंगारैड और डैग गर्भवती थीं और उनके बच्चे के पिता थे इमोटन जॉ। मैक्स, जो अभी भी डर और गुस्से में था, उन्हें बंदूक दिखाकर सबसे पहले पानी और जरूरी सामान की मांग करता है। मैक्स थोड़ा पानी पीकर होश में आता है और फिर उन्हें धमकाकर कहता है कि पहले उसके हाथ की जंजीरें खोलो। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा दूर से देख लेती है। इमोटन जो अपनी पूरी फौज के साथ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है, यानी अब सिटाडेल के लगभग सभी योद्धा जो के साथ हैं। स्थिति बिगड़ती देख मैक्स और फ्यूरियोसा के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। मैक्स सिर्फ अपने बच निकलने की सोच रहा था, जबकि जो की सेना मिनट मिनट करीब आती जा रही थी। तभी अचानक नक्स होश में आ जाता है और फ्यूरियोसा पर टूट पड़ता है। लेकिन लड़ाई के दौरान वही जंजीर जो मैक्स और नक्स को बांध रही थी टूट जाती है। मैक्स मौका देखकर फ्यूरियोसा का ट्रक स्टार्ट करता है और अकेले भागने की कोशिश करता है, पर गाड़ी एकदम से बंद हो जाती है क्योंकि उस पर किल स्विच लगा था। यह एक तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी जो सिर्फ फ्यूरियोसा ही नियंत्रित कर सकती थी। आखिरकार स्थिति यह होती है कि मैक्स को फ्यूरियोसा को साथ में चढ़ने देना ही पड़ता है। पहले वह जॉ की पत्नियों को साथ लेने से मना कर देता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे समझाती है कि ये महिलाएं उसके साथ इसलिए हैं क्योंकि वह उन्हें ग्रीन प्लेस, एक सुरक्षित और जीवन से भरी जगह, ले जा रही है। एक ऐसा स्थान जहां दुनिया बर्बाद होने के बाद भी कुछ लोग अब भी सभ्यता और शांति के साथ जी रहे हैं। आखिरकार मैक्स मान जाता है। सभी लोग ट्रक में चढ़कर ग्रीन प्लेस की ओर निकल पड़ते हैं। उसी दौरान मौका देखकर नक्स भी चुपके से ट्रक के अंदर घुस जाता है। कुछ दूर जाने के बाद फ्यूरियोसा ट्रक रोकती है, एक संकरे घाटी नुमा रास्ते के सामने। वहां एक आक्रामक मोटरबाइक गैंग इंतजार कर रहा था। फ्यूरियोसा पहले से इन लोगों से सौदा कर चुकी थी। अगर वे उसे इस घाटी से सुरक्षित निकलने दें तो बदले में उन्हें ईंधन दिया जाएगा। जैसा कि पहले भी कहा गया था, उस समय ईंधन और पानी दोनों ही सोने से ज्यादा कीमती थीं। लेकिन सौदा यह था कि फ्यूरियोसा अकेली आएगी, उसके पीछे कोई नहीं होना चाहिए था। बाइकर गैंग ने साफ कहा था कि फ्यूरियोसा अकेली आएगी, उसके साथ कोई नहीं। लेकिन तभी पीछे से धूल के बादल उठते दिखाई देते हैं। इमोटन जो और उसकी पूरी सेना तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। ये देखते ही फ्यूरियोसा तुरंत ट्रक मोड़कर वहां से निकल पड़ती है। पीछा रोकने के लिए बाइकर्स अपने ऊंचे टीले जैसी जगहों पर विस्फोटक फोड़ते हैं ताकि जॉ की गाड़ियां वहीं फंस जाएं। फ्यूरियोसा और उसकी टीम रेगिस्तान की गहराई में घुसती जाती है, लेकिन बाइकर्स खुद भी अब नाराज हो उठते हैं क्योंकि फ्यूरियोसा ने वादा तोड़ा और अकेली नहीं आई थी। फिर भी किसी तरह फ्यूरियोसा उन्हें चकमा देकर आगे निकलती है, लेकिन उनकी उम्मीद टूट जाती है जब देखते हैं जॉ और उसका गिरोह विस्फोट के बावजूद उस रास्ते को पार कर चुका है। अब वे और भी तेजी से पीछा कर रहे थे। नक्स मौका देखकर फिर जॉ के सामने बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है। जॉ उसे भरोसा भी देता है, अगर वह फ्यूरियोसा को पकड़ ले तो उसे योद्धा की उपाधि दी जाएगी। पर हमले के बीच नक्स का हथियार हाथ से छूट जाता है। यह देख जॉ गुस्से से बेकाबू हो उठता है। जॉ और उसके सैनिक ट्रक को रोकने के लिए सीधा गोलीबारी शुरू कर देते हैं। तभी आंगारैड अचानक अपने शरीर को ट्रक से बाहर ढाल की तरह लटका देती है, क्योंकि उसे पता था जॉ अपनी गर्भवती पत्नी पर गोली नहीं चलाएगा। जॉ वाकई गोली रोक देता है, लेकिन जब आंगारैड वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, अचानक उसका पांव फिसल जाता है। वह नीचे गिर जाती है और सीधे जॉ के वाहन के भारी पहियों के नीचे कुचल जाती है। उसकी मौत देखकर मैक्स, फ्यूरियोसा और बाकी सभी स्त्रियां सदमे में जम जाते हैं। फ्यूरियोसा चुपचाप दर्द को भीतर दबाकर आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ जॉ अपनी मृत पत्नी को गोद में उठाए गुस्से से पागल होने के कगार पर पहुंच जाता है। आगे चलकर फ्यूरियोसा जॉ की सेना से काफी दूर निकल आती है। रास्ते में वह मैक्स को बताती है कि वह कभी ग्रीन प्लेस नाम की एक खूबसूरत जगह में रहती थी। उसकी बचपन की पूरी दुनिया वहीं थी, हरी घास, पौधे, साफ पानी, सब कुछ। लेकिन एक दिन कुछ क्रूर लोग आए और उसे वहां से उठा ले गए। तभी से उसका जीवन बदल गया और उसी पल से उसने ठान लिया था कि एक दिन अपनी जन्मभूमि लौटेगी और जिन्हें भी वह बचा सकती है उन्हें वहां ले जाएगी। फ्यूरियोसा बताती है कि उन लोगों द्वारा अगवा किए जाने के बाद उसका पूरा जीवन कैद में गुजरा और अब इतने साल बाद उसे फिर से उसी शांत, हरियाली से भरे ग्रीन प्लेस लौट जाने की उम्मीद जगी है। उधर ट्रक के अंदर नक्स कोने में चुपचाप उदास पड़ा था। उसे लग रहा था कि उसकी भूल की वजह से इमोटन जॉ उसे कभी भी वीर या योद्धा नहीं मानेगा। तभी उसके पास बैठ जाती है कैपेबल, जॉ की दूसरी पत्नियों में से एक।
वह नक्स को तसल्ली देती है। पहली बार नक्स किसी के दिल से बोले गए मीठे शब्द महसूस करता है। धीरे धीरे नक्स समझ जाता है कि जॉ सिर्फ इस्तेमाल करता है, किसी से प्यार या सम्मान नहीं करता। और यहीं से नक्स अपना फैसला बदल लेता है। अब वह फ्यूरियोसा और उसके साथियों का साथ देगा। वह भी उनके साथ ग्रीन प्लेस जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। कुछ समय बाद रात उतर आती है। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए उनका ट्रक एक दलदली कीचड़ भरे इलाके में बुरी तरह फंस जाता है। कुछ दूर पीछे इमोटन जॉ का कारवां भी उसी कीचड़ में अटक जाता है। इसी दौरान जॉ का एक आदमी, जो आंगारैड की मौत देखने के बाद पागलपन में था, उसकी लाश को गाड़ी से निकालकर पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा भी मृत ही मिलता है। यह खबर सुनकर जॉ और उसका विशालकाय बेटा रिक्टस दोनों ही टूट जाते हैं। उसी वक्त जॉ का एक बेहद क्रूर सेनापति अकेले ही फ्यूरियोसा को खत्म करने के इरादे से आगे निकल जाता है। वह आते ही अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, बिना ये सोचे कि जॉ की बाकी पत्नियां भी उसी ट्रक में हैं। फ्यूरियोसा इस खतरे को भांप लेती है। वह दूर से सटीक निशाना लगाकर उस आदमी की आंखों पर गोली दाग देती है। अब वह कुछ देख ही नहीं सकता था, लेकिन वह पागलपन में आंख खोने के बाद भी चारों ओर अंधाधुंध फायरिंग करता रहता है। दूसरी ओर नक्स तुरंत काम पर लग जाता है। वह ट्रक से रस्सी बांधकर उसे एक पेड़ में फंसाता है और किसी तरह ट्रक को कीचड़ से खींचकर सूखी जमीन तक ले आता है। तब मैक्स सबको ट्रक में इंतजार करने को कहकर खुद उस पागल बंदे को रोकने के लिए निकल पड़ता है। दूर कहीं लगातार गन फायर गूंजती रहती है और कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो जाता है। मैक्स वापस लौटता है। उसके कपड़ों और चेहरे पर खून के छींटे थे। उसने उस अंधाधुंध गोली बरसाने वाले आदमी को खत्म कर दिया था। मैक्स अंधेरे से बाहर आता है। उसके कपड़ों पर खून के छींटे और हाथों में कई तरह की बंदूकें व गोलियों से भरा झोला। वह फ्यूरियोसा और बाकी सबके पास लौटकर कहता है कि रास्ता साफ है। फिर उनका सफर फिर से शुरू होता है। कुछ घंटे बाद आसमान में सुबह की पहली रोशनी फैलने लगती है। चलते चलते उनका ट्रक एक ऊंचे लोहे के टावर के सामने रुकता है और वहां उस टावर की ऊंचाई पर एक युवती बिना कपड़ों के खड़ी थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैक्स को इस हालत को देखकर शक होता है। उसे लगता है कि शायद ये किसी जाल का हिस्सा है, शायद कोई दुश्मन पास ही घात लगाए बैठा हो। लेकिन फ्यूरियोसा गाड़ी से उतरती है और ऊपर खड़ी उस महिला को अपना नाम बताकर, अपनी मां का नाम बताकर भरोसा दिलाती है कि वे दुश्मन नहीं है। महिला की घबराहट धीरे धीरे कम होती है और वह नीचे आने लगती है। तभी झाड़ियों के पीछे से मोटरसाइकिलों की आवाज गूंजती है। कुछ ही पल में कई बुजुर्ग महिलाएं बाइक चलाते हुए बाहर निकलती हैं। ये थीं वूवलिनी, रेगिस्तान की बहादुर योद्धा महिलाएं। वे जॉ की पत्नियों को देखकर हैरान रह जाती हैं। इतने खूबसूरत और स्वस्थ गर्भवती लड़कियों को उन्होंने बेहद लंबा समय बाद देखा था। फ्यूरियोसा उनसे अपनी योजना बताती है। वह चाहती है कि ये सभी महिलाएं ग्रीन प्लेस पहुंच सकें। तभी वूवलिनियों में से एक बुजुर्ग योद्धा, जिसके पास बीजों से भरा थैला था, एक कड़वा सच बताती है। वह कीचड़ वाला इलाका जिसे वे रात में किसी तरह पार करके आए, वही असल में कभी ग्रीन प्लेस हुआ करता था। पर अब वहां की मिट्टी जहरीली हो गई है, पानी काला पड़ चुका है और कोई पौधा भी नहीं बचा। ये सुनकर फ्यूरियोसा भीतर से टूट जाती है। जिस सपने को थामे हुए वह सालों तक जिंदा रही, वही सपना आज राख हो चुका था। ग्रीन प्लेस के बिना दुनिया में ऐसा कोई सुरक्षित कोना नहीं बचा था जहां वे शांति से जी सकें। वो वलिनी महिलाएं बताती हैं कि वे सॉल्ट फ्लैट्स नाम की विशाल सफेद रेगिस्तानी जगह पार करके आगे बढ़ने वाली हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद उस दिशा में नई धरती, नई जिंदगी मिल जाए। लेकिन रास्ता इतना लंबा है कि वहां पहुंचने में लगभग 160 दिन लग सकते हैं। फ्यूरियोसा चाहती है कि मैक्स भी उनके साथ चले, लेकिन मैक्स इनकार कर देता है। उसे लगता है कि वह अकेले ही इस बर्बाद दुनिया में कहीं भी चल सकता है। किसी समूह का हिस्सा बनना उसके बस की बात नहीं। अगली सुबह सूरज उगते समय मैक्स अचानक अपनी दिवंगत पत्नी की झलक देखता है, जैसे उसका मन उसे कोई चेतावनी दे रहा हो। अपनी पत्नी और बच्चे की याद आते ही मैक्स के भीतर कुछ टूटता है और उसी टूटन से एक नया इरादा जन्म ले। वह तुरंत ही फ्यूरियोसा और वूवलिनी महिलाओं को समझाता है कि भागकर कहीं दूर जाना समाधान नहीं होगा। सिटाडेल इस वक्त तकरीबन खाली है। जॉय का पूरा झुंड बाहर भटक रहा है। अगर उन्हें दुनिया में कोई सुरक्षित भविष्य चाहिए तो रास्ता आगे नहीं, पीछे है, सीधे सिटाडेल। फ्यूरियोसा पहले तो चुप हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में फिर वही पुराना जज्बा लौट आता है। सब लोग बड़े वार रिग ट्रक में चढ़ते हैं और वे पूरी रफ्तार में सिटाडेल की ओर लौटना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रेगिस्तान के बीच किसी पहाड़ी पर खड़ा, जो अपने टेलीस्कोप से दूर दूर तक देखता रहता है, अचानक उसकी नजर उस विशाल ट्रक पर पड़ती है। उसके चेहरे पर अविश्वास और गुस्सा मिलकर एक अजीब सी शिकन बना देते हैं।
वह तुरंत आदेश देता है, सब तैयार हो जाओ, वे वापस जा रहे हैं। जैसे ही दोनों पक्षों की दूरी कम होने लगती है, वूवलिनी बुजुर्ग योद्धाएं खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लेती हैं। वे अपनी मोटरसाइकिलों के साथ दुश्मन की गाड़ियों पर बिजली की तरह टूट पड़ती हैं। एक बुजुर्ग योद्धा अपनी बाइक को दुश्मन के ट्रक के बिल्कुल ऊपर ले जाकर उन पर गोलियां बरसाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बाइक फिसलकर पलट जाती है। वह अपनी साथी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक भारी वाहन उसे रौंदकर आगे निकल जाता है। इसी अफरा तफरी में एक दुश्मन सैनिक फ्यूरियोसा की गर्दन में फंदा डालकर उसे खींचने लगता है। वूवलिनी की एक वृद्ध महिला उसकी मदद को आती है, लेकिन वह सैनिक उसे काटकर नीचे गिरा देता है। दृश्य इतना निर्दयी था कि मैक्स के अंदर गुस्से की आग और भड़क उठती है। फिर उसी अफरा तफरी में एक और सैनिक जॉय की पत्नियों में से टोस्ट को पकड़ लेता है। मैक्स और फ्यूरियोसा दोनों अलग अलग दिशाओं से हमला करते हुए दुश्मनों को एक एक कर खत्म करने लगते हैं। तभी अचानक एक सैनिक फ्यूरियोसा के पेट में छुरा घोंप देता है। वो लड़खड़ा जाती है और उसी पल घायल वूवलिनी बुजुर्ग योद्धा अपनी आखिरी सांसों से लड़ते हुए उस हमलावर को मार गिराती है, लेकिन फ्यूरियोसा बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसके बाद मैक्स दुश्मनों के एक बड़े वाहन पर कूदकर चढ़ जाता है। जॉय उसे निशाना बनाकर गोली चलाने ही वाला था कि मैक्स अपने सामने खड़े एक दुश्मन सैनिक को ढाल की तरह खींच लेता है। गोली उसी सैनिक के शरीर में धंस जाती है और मैक्स बाल बाल बच जाता है। फ्यूरियोसा की सांसें टूटने लगी थीं, उसके सीने में हवा बंसी हो गई थी। मैक्स ने बिना सोचे समझे उसके पसलियों के पास छोटा सा छेद किया ताकि हवा अंदर जा सके। फिर अपना ही खून पाइप से उसे देकर वह किसी तरह उसकी धड़कनें वापस लाता है। उनकी आखिरी उम्मीद थी सिटाडेल। जब वे टूटे फूटे ट्रक और बची खुची गाड़ियों के साथ सिटाडेल के भारी दरवाजों के सामने पहुंचे तो पहरेदार पहले तो उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही मैक्स ने जों का टूटा हुआ, धूल से अटा मुखौटा और उसके मर चुके शरीर को ऊंचा उठाकर दिखाया, भीड़ में एक पागल सी खामोशी फैल गई। कुछ ही पलों में वह खामोशी गरज बनकर फूटी। लोग जों की लाश पर टूट पड़े। सालों की भूख, डर, गुलामी और अपमान का बदला वे उसी क्षण निकाल रहे थे। जों का नाम तक मिटा देने की चाह में वे उसकी लाश को टुकड़ों में बदल देते हैं। वही लोग जिन्हें उसने पानी की एक बूंद के लिए तड़पाया था, आज पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रहे थे। फ्यूरियोसा को घायल हालत में ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है जहां पहले जों बैठता था। भीड़ उसे देखकर चिल्लाती है, हमारी असली नेता, पानी दो, आजादी दो। थोड़ी देर बाद पानी के पंप खोले जाते हैं। पहली बार पानी खुले आसमान के नीचे बेफिक्र बह रहा था। ना रोकने वाला कोई राजा, ना बांटने की शर्तें, बस आजादी। फ्यूरियोसा थकी आंखों से लोगों को देखती है। उसके चेहरे पर दर्द भी है और मुस्कान भी। लोग उसे छूकर आशीर्वाद देते हैं, जैसे कोई उससे नई दुनिया की उम्मीद कर रहा हो। मैक्स भीड़ के पीछे खड़ा सब देखता है। फ्यूरियोसा धीरे धीरे उठकर मैक्स की तरफ देखती है। दोनों के बीच एक लंबी खामोश नजर मिलती है। कहने को कुछ नहीं, लेकिन समझने को सब कुछ था। मैक्स हमेशा की तरह बिना शोर किए अपनी राह पकड़ लेता है। भीड़ में उसकी परछाई धीरे धीरे गायब होती जाती है, जैसे वो किसी दूसरे सफर के लिए जन्मा हो। फ्यूरियोसा ऊपर लिफ्ट से सिटाडेल के शिखर तक चढ़ती है और नीचे खड़े हजारों लोग उसे देखकर तालियां बजाते हैं। उस दिन पहली बार सिटाडेल किसी की गुलामी से नहीं, बल्कि आजादी से जागता है। और यहीं पर यह रोमांचक सफर खत्म होता है।